मैं एक ड्रॉपर था। मुझे ड्रॉप क्यों लेना पड़ा था? बिकॉज मुझे क्लास 12 तक उतना अवेयरनेस ही नहीं था कि नीट का पेपर कैसे होता है। नीट के लिए उतना प्रिपरेशन कभी मैंने लिया ही नहीं था। एंड उसका मेजर रीज़न क्या था कि मेरा क्लास 11th पूरा बर्बाद था। यस, क्लास 11th मेरा पूरा वेस्ट हो चुका था। क्या मैं डिसेंट स्टूडेंट नहीं था? क्या मैं हार्ड वर्किंग नहीं था? पता नहीं, शायद उतना नहीं था। बट द मेजर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट्स लाने के बाद भी क्लास 11th में जब एंट्री लिया, फिजिक्स एक मौत की तरह आ रहा था मेरे ऊपर। मुझे 2-3 महीना लग गया ये फिगर आउट करने में कि पढ़ते कैसे हैं, कंसेप्चुअलाइज कैसे करते हैं उतना को हार्डकोर कंसेप्ट्स को, कैसे काइनेमेटिक्स के एक एक मुश्किल सा सवाल को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे टैक्टिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ग्रीफ में लाया जाए। ये सब फिगर आउट करते करते बहुत लेट हो गया था मुझे। एंड उसी के कारण मुझे बहुत सारे इश्यूज फेस हुआ अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर तुम भी 10th क्रॉस करके एक अच्छा रिजल्ट्स लेने के बाद पीसीबी या पीसीएमबी स्ट्रीम चूज करके अभी नीट के प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, एंड इफ यू आर करेंटली एमिंग फॉर नीट 2027, तो तुम लोगों के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली लाया हूँ ताकि मैंने जो जो कुछ गलतियाँ किया था वो सेम गलतियाँ तुम रिपीट ना करो। एंड आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली होगा क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अगले एक साल तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए so that you can crack NEET in 2027. So I am Srijan Biswas, currently pursuing MBBS first year from AIMS Kalyani. And if you are new to my channel, please do hit a subscribe button because if you are now in 11th, अगले 2 साल बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं लाऊंगा तुम लोगों के लिए जो कि बहुत हेल्प होगा तुम लोगों को। तो सबसे पहला बात करते हैं, अभी तुम्हारा मेन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्या क्या है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। आई कैन एश्योर दैट वो सेम प्रॉब्लम्स तुम्हें भी फेस हो रहा होगा। सबसे पहला दिक्कत तो है ह्यूज सिलेबस। सडनली तुम्हारे लाइफ में कैलकुलस का एंट्री हो गया एंड इतना बड़ा सिलेबस देख के तुम घबरा रहे हो। एक बात बस तुम्हें एक फील देना चाहता हूँ कि अभी जो तुम सिलेबस देख रहे हो पूरा 11th 12th मिला के नीट होता है। नीट का सिलेबस से 10 गुना बड़ा है एमबीबीएस का सिलेबस। तो आप सोच सकते हो कि आपने जो ड्रीम चूज किया है उसको परस्यू करने के लिए आपको कितना मेहनत करना होगा। फर्स्ट एक्सेप्ट दैट कितना मेहनत तुम्हें करना है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें अचानक सीजर्स की तरह एपिलेप्सी के जो दौरे पड़ते हैं वैसे अचानक से तुम्हें पढ़ने का बहुत एनर्जी आ जाता है। एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लेते हो, उसके बाद किताब छोड़ते ही नहीं। वो सब नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें मानना होगा कि नीट एक मैराथन है। तुम्हें हर रोज अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेजर जो प्रॉब्लम फेस होता है दैट इज समझ नहीं आता कि पढ़ते कैसे हैं। उसके लिए पहले नीट का सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, नीट का क्वेश्चन पैटर्न को। नीट में ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है पूरा। बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक के बायोलॉजी की बात करें स्पेसिफिकली तो बायोलॉजी 99% एनसीईआरटी से ही पूरा आता है। एक दो क्वेश्चन आ सकता है बाहर से, वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन या कुछ थ्रू आउट जो प्रिपरेशन है उसमें जो मॉक टेस्ट देता है उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है। वरना बोला जाए तो 360 में तुम्हारा 355 मार्क्स तो एनसीईआरटी बेस्ड ही कंफर्म मिलेगा। उसके बाद आता है केमिस्ट्री के बाद। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है तुम्हारे पीरियडिक टेबल रिलेटेड, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब जो चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स सब कुछ तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात, इसके लिए तुम्हें जो कोर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स है सच एज केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रीफ आएगा। एंड ये सब चैप्टर्स होता है एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स।
ये सब पे अभी तुम्हारा टाइम है ये सब पढ़ने का, स्टार्टिंग ऑफ 11th। यहाँ पे अगर तुम्हारा छूट गया तो तुम्हारा पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद, सोच लो। तो इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो, ताकि जाके तुम बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बायोलॉजी की तरह एनसीईआरटी को रट्टा मार सको। उसको एक एक स्पेसिफिकली कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं बता दूंगा इन द फ्यूचर। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 1 महीना देते हैं सिर्फ एक चैप्टर कराने में, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना कंसेप्चुअल है ये चैप्टर, तुम इसका बेस जितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे अभी, तुम्हारे फ्यूचर के लिए उतना अच्छा है। अभी अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स तुम्हें अभी अच्छे से समझ में आ जाए, तो फ्यूचर में एक एक कंपाउंड्स को लेके जब चैप्टर्स आएगा तब वो सब कुछ तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। एक इंटीग्रेशन में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा इस सारे चैप्टर्स का। तो उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तुम फिजिक्स के साथ रिलेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर कंसेप्ट्स है, फॉर्मूलाज है, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे करके तुम्हें एक फिजिक्स के एक दूसरा भाई सोच सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का, तुम्हें पूरा साल प्रैक्टिस करते जाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में जो तुम्हें देखने को मिल रहा है अभी, काइनेमेटिक्स चल रहा है शायद, काइनेमेटिक्स के बाद आएगा रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, उसके साथ साथ सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स, एंड इट विल एंड विथ थर्मोडायनेमिक्स एंड हार्मोनिक मोशंस। तो क्लास 11th में सबसे जो तुम्हें दिक्कत देगा दैट इज काइनेमेटिक्स। 10th तक एक ऐसा टाइप का पढ़ते हो जो कि बहुत अच्छे से बुक से हो जाता है, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हो, बोर्ड्स में भी कॉमन क्वेश्चंस आ जाता है, प्रीवियस से सॉल्व करके हो जाता है। पर अभी पूरा कंसेप्ट है, तुम्हें काइनेमेटिक्स का जितना सवाल हो सके सॉल्व करते जाओ, फिर भी देखोगे कि कुछ डीप क्वेश्चन आ ही सकता है जहाँ पे तुम फंस सको। काइनेमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई अगर चाहे तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स से बन सकता है। एंड ये बात भी ट्रू है कि अगर तुम्हारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो तुम उस क्वेश्चन को भी टैक्टिकली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से समझना होगा। टाइम लगता है, 2-3 महीना बस लग जाता है एडजस्ट होने में कि पढ़ते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। उसके साथ साथ जब रोटेशनल मोशन आएगा तब तक थोड़ा बहुत तुम्हें एक तुम थोड़ा यूज टू हो जाओगे कि कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th में आएगा स्टार्टिंग में। अगर ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से सीख लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा एनालॉगस है 2 चैप्टर्स। उसके साथ साथ आता है सॉलिड फ्लूइड डायनामिक्स, ये कंपैरेटिवली इजियर होता है, फॉर्मूला बेस्ड है ज़्यादातर। उसके बाद आता है हार्मोनिक मोशंस, ऑसिलेशंस, ये सब जगह बहुत तुम्हारा कंसेप्चुअल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड काइनेमेटिक्स, ये 2 पार्ट तुम्हारा क्लास 11th में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, एंड टफेस्ट भी जब तुम प्रैक्टिस करते हो। तो ये तो गया एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, क्या तुम्हें 11th में पढ़ना होगा। अब कैसे पढ़ना होगा इसका बात करें तो तुम्हारा बायोलॉजी की बात करो तो सिर्फ एनसीईआरटी से फोकस्ड रहो। अगर तुमने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया है तो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उनका बात फॉलो करते रहो, उनका नोट्स देखो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत टू द लिमिट ऑफ स्काई चले जाते हैं इंफॉर्मेशन डंप करते करते। उतना डिस्ट्रैक्ट मत हो बायोलॉजी को लेकर। क्वेश्चन जितना भी टफ आए ना क्यों ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। एनसीईआरटी से बहुत टफ क्वेश्चन आ सकता है। अब एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे है ढंग से, वो भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख लेना कैसे मैंने बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। एंड फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल टेल यू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, कैसे एनसीईआरटी का हर एक कीवर्ड्स को दिमाग में फिक्स करें। सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद फोकस करें केमिस्ट्री के ऊपर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि बताया, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते रहना है, एंड एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लास 11th में अभी पढ़ रहे हो, ड्रॉप ईयर नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो बात की बात है। बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी,
केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली बायोलॉजी के जैसा तुम्हें पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। क्वेश्चंस तुम जहां से भी लगाओ, बट एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना ही है। उसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके साथ साथ मोर फोकस ऑन क्लास नोट्स में जैसे ट्रिक्स बताते हैं, जैसे ट्रेंड्स रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो सब एनालाइज करो। उसके हिसाब से तुम अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ एंड प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। एंड नेक्स्ट आता है फिजिक्स के लिए टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं, पहले तुम क्लास नोट्स फॉलो करो, क्लासेस को फॉलो करो। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। उसके साथ साथ एनसीईआरटी को पैरेलली रीड करने की कोशिश करो। फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तुम्हें मौत आ सकता है क्योंकि इतना कंसेप्चुअल है। बट अगर तुम्हें ग्रीफ में मिल गया फिजिक्स का एनसीईआरटी भी, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इवन जेई एडवांस क्वेश्चन भी फिजिक्स एनसीईआरटी से आता है। तो आप सोच सकते हो कि फिजिक्स का एनसीईआरटी किस लेवल के बना है। तो ये तो क्या तुम्हारा क्या पढ़ना है उसके बारे में। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है टेस्ट। अगर तुम 11th में पढ़ते हो तो नीट 27 के पहले तुम्हें मिनिमम 250 से 300 टेस्ट तो देना ही है। अब तुम जितना टेस्ट देने का आदत बनाओगे उतना करीब जाओगे अपने सक्सेस का। तो टेस्ट कैसे देखना है, 1-2 चैप्टर्स खत्म हो रहा है, हर एक महीने में एटलीस्ट 2 टेस्ट दो। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हुए हो उस हिसाब से चलो, या फिर कोई टेस्ट का कोई कोचिंग से कोई टेस्ट पेपर उठा लो, या कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का। नॉट एनरोल्ड इन एनी इंस्टीट्यूट देन, पर टेस्ट तुम्हें देना ही है। टेस्ट का हैबिट अभी से बनाओ ताकि बाद में जाके तुम्हें दिक्कत ना हो। ओएमआर फिल करना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। तुम देखो एक फिजिक्स का क्वेश्चन तुम अभी कंसेप्चुअल लग रहा है, बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पर नेट में तुम्हें 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सेम क्वेश्चन। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी है। तो टेस्ट जितना दोगे उतना तुम्हें एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा कि कैसे एग्जाम देना है तुम्हें दिन के दिन। तो यही बात, एक ओवरव्यू आइडिया, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ये था स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन क्लास 11th। अब फिर भी तुम्हें अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे अभी भी फेस हो रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर मुझे लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताना चाहिए, तो आई विल क्रिएट अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर दैट। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग टिल नाउ, टिल द एंड, देन थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहना मेरे चैनल से। आई होप दैट आई कैन ऐड समथिंग बेनिफिशियल टू योर लाइफ टू एस योर नीट जर्नी बेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं क्लास 12th के एक स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ बहुत जल्दी।